पहला लेक्चर नहीं खिलाएगा, ये खिलाएगा टेस्ट क्रेडिट का दूसरा लेक्चर खिलाएगा, पहला लेक्चर नहीं खिलाएगा, पहली बात। तो दिस इज अवर सेकेंड लेक्चर, एक लेक्चर पहले हो चुका। उस लेक्चर में हमने यासीन के हवाले से एक सवाल शुरू किया था, उसको अधूरा छोड़ गए थे हम, आज कोशिश करते हैं इसको पूरा करें। क्या हाल है? अच्छा, इसके अंदर यह था कि यासीन ने डिस्क्लोज किया था कि उसकी 22 लाख इनकम है और उसने ज़कात भी दी है कितनी, 2 लाख। ये बात हुई थी आपसे, क्यों जी ऐसे ही? अच्छा, उसके बाद आगे ना कुछ उसने नेकी के काम किए हुए थे। मिसाल के तौर पे उसने एक डोनेशन दिया हुआ था 50,000 रुपए का, ये वाला। उसके अलावा उसने नई एक न्यू लिस्टेड कंपनी जो है उसके शेयर्स खरीदे थे 90,000 रुपए में, ये भी नेकी का काम है। अब जो उसने चैरिटी दी थी ये आती है अंडर सेक्शन 61, और जो उसने नई कंपनी के शेयर खरीदे हैं ये सेक्शन 62, और जो उसने अप्रूव पेंशन फंड में पैसे डाले हैं वो है सेक्शन 63। और एक अलाउंस वाला काम भी उसने किया हुआ था, और वो अप्रूव पेंशन फंड तो ये हो गया, वो उसने ये किया कि उसने एक अमाउंट पे की थी, पेड इंटरेस्ट ऑन द हाउस लोन, यानी घर के लोन पर भी उसने कुछ, यानी घर बनाने के लिए उसने कोई लोन शोन जो है वो लिया हुआ था। ठीक होगी बात बच्चों? अच्छा, अब ना हमारा जो काम बनता है वो क्या बनता है? हमारा काम ये बनता है कि सबसे पहले तो ये काम करें कि ये रिपीट करें सारा कि जो हमने पहले काम किया है। मिसाल के तौर पर पहले काम में आपने ये रिपीट किया था कि आपने उसकी एक इनकम स्टेटमेंट बना ली थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने सोचा ये था, यानी पहले ही तय कर लिया था एक बिजनेस पर्सन है, क्योंकि यहाँ वैल्यूज नहीं ना थी, इसे हम तय नहीं कर सकते थे, हमने तय कर लिया बिजनेस पर्सन। समझाने के हद तक इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब ये वहां भी बात हुई थी कि ये जो उसने बताया ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इनकम, ये यहां हमने ऐसे लिख दिया, यानी सीधा 22 लाख लिख के अपना असर टॉपिक शुरू कर दिया। लेकिन जब ये अमली तौर पे पेपर में आएगा सवाल, तो जाहिर बात है 2 एंट्रियां सैलरी की होंगी, कोई 2 एंट्रियां कैपिटल गेन की होंगी, कोई 2 एंट्रियां इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की होंगी, कोई 2 एंट्रियां इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की होंगी। उसके बाद ये बात लिखी होगी, जैसे कि लास्ट टेस्ट में हुआ था कि सवाल सैलरी का था, उसके अंदर ऐसे कह दिया इसने 25,000 डोनेशन दिया। सवाल सैलरी का था, ऐसे कह दिया इसने नई कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। यानी ये का स्टेटमेंट डाल के उसने टैक्स क्रेडिट का चैप्टर टेस्ट कर लिया, किसको आता है कि नहीं आता। तो वो तो ऐसे ही करेगा, एक बड़ा सवाल बनाएगा और 4, 5, 6 चीजें डाल के चेक कर लेगा ये वाले चैप्टर से आते हैं कि नहीं आते। तो ये उसने काम किया, वो तो ऐसे ही करेगा। लेकिन हमने ये सपोज किया कि वो सारा काम हो चुका है, हम सीधा पहुंच गए 22 लाख इनकम पे। सबसे पहला अलाउंस माइनस किया हमने ज़कात का। आप जानते हैं ज़कात, हम जब भी टोटल इनकम आती है सबसे ज़कात माइनस करते हैं, और ज़कात का सेक्शन आपको पता है ना, नंबर, यानी ना भी पता आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। वो जैसे ये अलाउंस का सेक्शन 60C है, ज़कात का सेक्शन 60 है, यानी ये एक जैसे हैं ये सेक्शन। इसलिए क्या हुआ कि हमने टोटल किया, ज़कात माइनस की, और उसके बाद सबसे पहला काम ये किया कि ये नेकी का काम कर रहा है, हमेशा टैक्स क्रेडिट बाद में निकाले, अलाउंसेस को पहले फारिग करें। जैसे आपने ज़कात का अलाउंस पहले माइनस कर दिया, इसी तरह अगला अलाउंस किसका होना चाहिए कि उसने अपने लिए छत खुद तामीर की है। हालांकि ये काम हुकूमत के बुनियादी जरूरियात देना, तो अगर उसने खुद तामीर की है तो नेकी का काम किया। लेकिन इस नेकी के काम के लिए उस बेचारे को क्या देना पड़ा है? इंटरेस्ट। हुकूमत को ख्याल आया यार हमारी जिम्मेदारी थी, बेचारा खुद कर रहा है, बच्चों के अपने सर पे एक छत बनाई बेचारे ने, तो चलो इंटरेस्ट दे रहा है तो उसको कुछ थोड़ा सा टैक्स क्रेडिट दे देते। तो यहाँ टैक्स क्रेडिट नहीं, यहाँ क्या मिल रहा है? टैक्स अलाउंस। टैक्स अलाउंस टैक्स में से नहीं मिलता, इनकम में से मिलता। ये बात है क्लियर हो गई ना बात? अच्छा, तो गलती से मैं क्रेडिट बोल गया, तो क्या है ये, किसमें मिलता है? अलाउंस, यानी इनकम में मिलता है। अब इसका रूल जो था ना वो था 60C। 60C में क्या लिखा है जरा चल के देखते हैं। 60C में ये लिखा है कि अगर कोई बंदा घर बनाता है, एन इंडिविजुअल, हर बंदा इंटाइटल है, हर बंदा इंटाइटल है डिडक्शन अलाउंस के लिए। अब देखिए क्रेडिट नहीं है, क्या है? क्या है? अलाउंस है, क्रेडिट नहीं है। फॉर अ प्रॉफिट यानी इंटरेस्ट, रेंट, जो कि उसने किस लिए लिया? एक एप्रिशिएटिंग वैल्यू घर खरीदा और उसके लिए उसको सूद अदा करना पड़ा, चाहे वो इंटरेस्ट, चाहे वो अमाउंट उसने स्केड्यूल बैंक से ली, यानी मेजान, एलाइड बैंक, एमसीबी, या उसने किससे ली? नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जैसे
हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से ले ली, या उसने ये हुकूमत ने उसे ये कर्जा दे दिया, या लोकल गवर्नमेंट एलडीए वगैरह ने कोई दे दिया, या ये कर्जा जो उसे सूबाई हुकूमत ने दे दिया, या वो किसी स्टैट्यूटरी बॉडी का मेंबर था, पाकिस्तान बार काउंसिल, उसने दे दिया कि तुम बड़े अच्छे वकील हो तो तुम्हारी ये मदद होनी चाहिए, या उसे ये किसी लिस्टेड कंपनी ने दे दिया जिसमें वो मुलाजमत करता था। लेकिन शर्त यह है कि उसने ये कर्जा किसी और काम के लिए इस्तेमाल ना किया हो। ये कर्जा बाहर सूरत या तो उसने नया घर बनाया हो, या उसने कोई बना बनाया घर देखा हो और उसको क्या कर लिया बच्चों, एक्विजिशन कर लिया हो, तो ये इसकी शर्त है। अब ये निकलेगा कैसे, तो उसके लिए भाई सबसे पहली बात, वो जो सूद है उसकी यानी लोअर ऑफ ले सकते हो। क्या ले सकते हो, लोअर ऑफ। इन तीन ऑप्शन में से कम अज कम है। सबसे पहले जो हकीकत में इंटरेस्ट पे किया आपने, या आपने 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन रुपीज, इसमें से जो कम होगा वो मिलेगा। ठीक है, जो कम होगा वो मिलेगा, जो कम नहीं होगा वो नहीं मिलेगा, यानी ज्यादा नहीं मिलेगा, कम वाला मिलेगा। तो देखते हैं, देखिए जब हम जाते हैं ना यहां पे जाते हैं जब, तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो उसने इंटरेस्ट पे किया हुआ है 1,20,000, हमें कहां से पता चला, हमें यहां से पता चला 1,20,000। अच्छा, टैक्सेबल इनकम अलाउंसेस के वक्त हर अगले अलाउंस में पिछली वाली जो निकली हुई इनकम होती है उसे हम मान लेते हैं, क्योंकि हतमी टैक्सेबल इनकम निकलती जब अलाउंसेस माइनस हो जाते हैं। लेकिन हम किसी भी अलाउंस को निकालने के लिए पिछली वाली जो इनकम होती है उसको अलाउंस, उसको हम टैक्सेबल इनकम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 मिलियन है, तो इस 2 मिलियन को हमने 50% निकाला, कितना बन गया, 1 मिलियन। और ये देखिए ये 2 मिलियन कहां से आया, ये 2 मिलियन कहां से आया, ये लॉ में लिखा हुआ है। अब इनमें से सबसे कम कौन सा है, ये हमने यहां लाके क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब कितना रह गया, 18,80,000। ये कौन सी आमदनी है, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। वो तमाम नौजवान जो राइट एज पे बैठे हुए हैं आज, बिल्कुल डेस्क की एज पे, सारे नौजवान ढीले पड़े हुए हैं आज, ये वाला वो वाला वो वाला। क्या मतलब है, 2 मिलियन लॉक है, इसमें सबसे कम ये था, तो 18,80,000। ये पहले हो चुका है इसलिए मैं निकाल के नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है, पहले हो चुका है, याद है ना सब बच्चों को। 18,80,000 आ गया और 1 अलाउंस माइनस हो गया, यानी वर्किंग 1 वाला काम ये डन हो गया। ये वही स्लाइड्स है पुरानी वाली, मैंने आज इसके अंदर फिट कर ली थी, शुरू से एंड तक जाना है, पूरी स्टोरी सुनानी है। डन हो गया जी, तो ये वाला हिस्सा न्यूमेरिकल का आपने कंप्लीट कर लिया। अच्छा चलिए अब चलते हैं बच्चों किसके ऊपर, जरा चलते चलते एक चीज इसमें पढ़ लें। कहता है एन अलाउंस विच इज नॉट एबल टू डिडक्ट, यानी अलाउंस आ गया, फर्ज कर लीजिए आपका यहां तो आई थोड़ा ना, यहां कितना आया, 1 लाख। अब फर्ज करें किसी का आ जाए 2 लाख और आमदनी बची हो 1.5 लाख, तो ये तो माइनस में चला जाएगा। तो वो इसका हल क्या बताता है, कहता है कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू सबसीक्वेंट ईयर। नुकसान है तो इधर ही नुकसान रहेगा, ये नहीं कि इस साल मेडिकल जो आपका वो इंटरेस्ट अलाउंस का क्रेडिबिलिटी नहीं बनी, अलाउंस ज्यादा आ गया तो आपको चलो यार अगले साल की आमदनी में रिड्यूस कर लेंगे, तो कहता है ये इसी साल रहेगा। ज़कात का भी यही रूल है, माइनस कर सकते हो तो कर लो, अगर आमदनी तुम्हारी कम है ज़कात ज्यादा तो यही खत्म कर दो, अगले साल हम कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। अच्छा अब बच्चों आ गया इसमें से क्या कि ये जो आपने 18,80,000 निकाला है, अब इसको टैक्स लगा लें। तो आपको याद है हमने टैक्स लगाया था कैसे, चौथी स्लैब में गए थे, 1880 है ना, इसका मिनिमम कितना था और कितने % लगाना था, 15%। तो देखो हमने क्या किया, हमने 70,000 मिनिमम, 1880 माइनस क्या किया मिनिमम, ठीक है, 12 लाख या 1.2 मिलियन, 15% मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया टैक्स, 1,72,000 से टैक्स। अब ये टैक्स जमा कराने जा रहा है, एकदम से रास्ते में सब मेरी नजर पड़ गई, मैं रोक दिया, भैया रुक 1 मिनट रुक, किधर जा रहा है, टैक्स जमा कराने है, कितना 1,72,000, चल मुझे कलमा चौक तक उतार दो। कलमा चौक तक उतारने लगा, यार मुझे याद है तूने मेरे से कहा था कि मैंने कोई चैरिटी वगैरह की थी, हाँ की तो थी,
दिखा स्टेटमेंट। और तूने कहा था मैंने नई कंपनी के शेयर्स खरीदे, कहता हाँ वो भी खरीदे थे इस साल। और तूने कहा था कि मैंने पेंशन फंड में भी पैसे डाले, कहता हाँ वो भी डाले थे। तो मैंने कहा खुदा का खौफ करो यार, ये क्या इस पे तो तुम्हें टैक्स क्रेडिट बनता है। वो वही ब्रेक मार दी उसने, पिछली गाड़ी भी नहीं देखी, पैसे में अच्छा थे। उसने वहीं से मोड़ी गाड़ी और लाल किला ले आया मुझे ये होटल। कहता पहले चाय पिलाता हूँ, खाना वाना खिलाता हूँ, फिर तू मेरा काम करेगा। चलो ठीक है, अब काम शुरू हो गया। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात क्या हुई जी? सबसे पहली बात ये हुई कि भाई साहब ने डोनेशन दिया हुआ 50,000 का क्रॉस चेक का। हम देखें इसका क्या करें। तो हमने ये किया कि क्रॉस चेक वाला जो मामला है उसको हल करने के लिए हमने सबसे पहले ये देखें, यहां गए तो पता चला कि जब कोई इंसान चैरिटेबल डोनेशन देता है और वो चैरिटेबल डोनेशन देने के लिए ये शर्तें हैं क्या? फर्ज करें तलीमी इदारे को देता है, तो तलीमी इदारा कौन सा होना चाहिए? बोर्ड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो अंडर किसके चल रही हो, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट के, यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। ये नहीं कि बहरिया टाउन वाला अपनी यूनिवर्सिटी बनाया और अपनी यूनिवर्सिटी को देके तो चैरिटी निकल जाए। तो नहीं, ये नहीं हो सकता। कानून यह है कि वो जो चैरिटेबल जमीन थी वो किसी दूसरी को यूनिवर्सिटी को नहीं देनी चाहिए थी। बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी को दे देता, कायदान यूनिवर्सिटी को दे देता, पंजाब यूनिवर्सिटी को दे देता, तो वो ठीक है। क्या ख्याल है? तो क्या देना है? चैरिटी किसको देनी है? पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को। क्योंकि प्राइवेट का अलाउ कर दिया तो फिर तो सीधी बात है हम अपनी ही यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उसे चैरिटी दिया करेंगे, अपनी इधर की अपनी उधर बिल्डिंग बनाया करेंगे और टैक्स भी बचाएंगे, है कि नहीं बच्चों? दूसरी बात क्या हो सकती है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, हॉस्पिटल हो या जो भी हो, ये क्या होना चाहिए? एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान बाय फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। ताकि अगर चैरिटी देनी तो पता लगे ना कि फलां स्कूल में आपने पानी की टूटियां लगवाई हैं, ठंडे पानी का कूलर लगवाया है। क्या ख्याल है? अच्छा, देन एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसके तहत हो? 100C कोई लॉ है उसके अंडर हो, जैसे शौकत खानम हो गया, अब्दुल सारीदी ट्रस्ट हो गया, शीप मेडिकल सिटी ट्रस्ट हो गया। तो ये सारे किसमें हो? किसी कानून में है इनका। फिर दूसरी तरफ क्या है? इन टाइटल ऑर्गेनाइजेशन फंड्स मेंशन 13 स्केड्यूल ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो ये जो 13 स्केड्यूल है उसके अंदर ये मेंशन है कि इन एंटिटीज कौन सी और ऑर्गेनाइजेशन जिनको फंड आप दे सकते हैं। अच्छा चलिए, बात समझ आ गई कि अब इसने तो जाहिर है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को दिया होगा, सपोज कर लिया। चले हम देखते हैं इसका कैसे टैक्स क्रेडिट निकलेगा। आप ए को जानते हैं क्या है? ये है टैक्स पेएबल विद इन द ईयर, और बी क्या है? टैक्सेबल इनकम, और सी क्या है? यहाँ तो अमाउंट जो तुमने डोनेशन की है, यहाँ क्या है? 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। तो आइए निकालते हैं चल के। ये हमने निकाल दिया। टैक्सेबल इनकम कितनी है? टैक्स पेएबल कितना है? 1,72,000। टैक्सेबल इनकम कितनी है? 18,80,000। अब ये जो मिनिमम वाला मामला है, देखिए कि उसने डोनेशन दिया ही कितना था? डोनेशन उसने दिया ही 50,000 था, ये लिखा हुआ। उसी 50,000 को हम लेकर चल पड़े आगे और हमने यहां लिख दिया कि एक्चुअल 50,000 है, ठीक है, और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम जो है 5,64,000 बनता है। जाहिर बात है हम ये नहीं ले सकते क्योंकि हमें क्या लेना है? लोअर ऑफ, तो वो ये बनता है। ये इसमें पुट गया, ये नहीं कि ये वैल्यू पुट कर देनी, ये वैल्यू यहां गई और यहां जाने के बाद ये निकला टैक्स क्रेडिट, ये आप निकाल चुके। तो पहली ठंडी सांस उसने भर ली जब 4574 रुपए उसके बच गए। बचे ही है ना, इतने की तो चाय भी नहीं पिलाई हमें। तो चलो, तो ये पहला टैक्स क्रेडिट आ गया यहाँ पे, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, कोई मुश्किल। अच्छा, अब ये जो टैक्स क्रेडिट आपने लिया है इसके लिए भी तो कुछ शरायत होंगी ना, और भी शरायत होंगी। अब शरायत में उन्होंने एक शर्त ये रखी हुई है कि फर्ज करें एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? हायर कंपनी एसी और एलईडी टीवी बनाने वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली, वो चैरिटी देना चाहती है। देखा यह जाएगा कि ये चैरिटी नॉन एसोसिएट को दी गई है या एसोसिएट को दी गई है। अब आप कहेंगे सर एसोसिएट नॉन एसोसिएट, देखिए ये होते हैं रिश्तेदार। बाज़ वक़्त जो बिजनेस के इदारे हैं वो भी तो अपने अपने ट्रस्ट चला रहे होते हैं, या उनका किसी ट्रस्ट से रिलेशन निकल आता है कि इनका डायरेक्टर उधर का चेयरमैन है,
एसोसिएट हो गया ना, और नॉन एसोसिएट है तो वो भी एफबीआर निकाल के रख देगी एसोसिएट है या नहीं है। उनके पास भी अपनी इंटेलिजेंस होती है। आप पता है एफबीआर के पास इंटेलिजेंस का भी एक यूनिट है। अच्छा, अब अगर वो देता है नॉन एसोसिएट को तो हुकूमत कहती है राजी के दो, फायदा भी तुम्हें मिलेगा। क्या? अगर इंडिविजुअल है तो वो अपनी आमदनी का 30% तक अलाउ कर सकता है, और अगर कंपनी है तो जाहिर है कंपनी का मुनाफा तो ज्यादा होता है, वो अपनी आमदनी कितना कर सकती है। लेकिन अगर दिया एसोसिएट को तो हम ये आधा आधा कर देंगे, फिर 15% होगा। अगर आपका चेयरमैन, आपका डायरेक्टर तो चेयरमैन निकला है या कोई रिलेशनशिप निकला है तो फिर आपको 10% अलाउ करेंगे, पूरा अलाउ नहीं करेंगे। ये यहां लिखा हुआ है, देखिए कहता है इफ द अमाउंट ऑफ आर प्रॉपर्टी इज डोनेटेड टू, प्रॉपर्टी भी डोनेट कर सकते हैं, लाजिम थोड़ी पैसे ही करें। हमारी एक पुरानी बिल्डिंग है, हमने वहां दाल की फैक्ट्री लगाई थी पूरे वाला में, वो नहीं चली, या हमारा अब इंटरेस्ट नहीं उसमें, तो हमने क्या किया, हमने कहा बिल्डिंग बेच के जो चैरिटी करनी है, वहां का जो बुरे वाला का गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बिल्डिंग बड़ी खस्ता हाल है, उनको कहते हैं शिफ्ट हो जाओ। क्या हाल है, बिल्डिंग भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में अगर एसोसिएट हुआ तो इंडिविजुअल का 30% क्या बन जाएगा और कंपनी का 20% क्या बन जाएगा, 10%। हमने इसको इस तरह लिख दिया, सही है, याद रहेगा। अब अगर आपने बिल्डिंग दी है तो क्या करेंगे, बिल्डिंग दिया तो फिर क्या लेनी पड़ेगी उसकी, भाई जाहिर टैक्स क्रेडिट निकालना है तो वैल्यू तो चाहिए ना एक्चुअल के लिए, तो वो क्या आएगी, फिर मार्केट वैल्यू। और दूसरी चीज यह है कि अगर पैसे में दिया है तो किस में देना चाहिए, क्रॉस चेक में, क्योंकि क्रॉस चेक ट्रैकेबल होता है, फाइंडेबल होता है कि जी ये हायर कंपनी ने अपने मिजान के अकाउंट के चेक नंबर 212 को इशू कर दिया किसको, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर को। अब ये अकाउंट नंबर है और ये सर्विसेज हॉस्पिटल का अकाउंट है, तो ये देखो यहां से चेक यहां से चला यहां पहुंचा, यानी हर चीज वाज़िया। लेकिन अगर कैश होगा तो वो तो ट्रैकेबल नहीं, कायदे तुम तो कहीं भी जा सकते हैं नहीं, बाबा कौन है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये तो फिर ट्रैकेबल नहीं रहेगा, तो इसलिए हमने किससे कर दिया, चेक से कर दिया। अब देखिए ये उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और वो उसका फार्मूला सिखा दिया, इतना ही हो सकता है और क्या होना, फिट हो गई बात। अब चलते हैं इससे आगे, एक काम इन्होंने और किया हुआ है, वो देखते हैं वो क्या किया हुआ है। इस अल्लाह के बंदे ने इसी साल शेयर्स भी खरीदे थे, है जी, कितने के, कब खरीदे थे, 13/7/20 को। साल कौन सा, टैक्स ईयर 2021। तो देखिए 1 जुलाई को टैक्स ईयर शुरू हो गया था ना, और ये 13 है, तो टैक्स ईयर शुरू हुए भी 13वां दिन है, तो इसी साल में आएगा, टैक्स ईयर 2021 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, रकम याद रहेगी 90,000। अब देखते हैं कि अगर बंदा जो है वो क्या करे, शाबाश, किसी नई कंपनी के शेयर खरीद ले, क्या करे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंश्योरेंस, बाइंग शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, नई कंपनी के शेयर्स खरीदना, सेक्शन 62। सबसे पहली बात ये कहता है कि ये जो शेयर्स आप खरीदे ना, ये आपने अक्वायर कौन से किए हो, न्यू शेयर। क्या मतलब नई कंपनी के शेयर इसने खरीद दिए, क्या नाम है भी आपका, फिजान ने खरीद लिया, फिजान से मैंने खरीद लिया, ये नहीं, इसका क्रेडिट नहीं, डायरेक्ट खरीदे हो आपने, यानी आप डायरेक्ट नॉमिनी होने चाहिए, पहली बात। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट नॉमिनी है, पब्लिक जो भी कंपनी कह रहे हैं लिस्टेड है, तो फिर आपको क्या मिलेंगे, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। दूसरी बात, इसमें स्कूप भी हो सकता है। एक्चुअली एक चीज होती है डिबेंचर, तो डिबेंचर पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, सूद मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, लेकिन होता तो वो इंटरेस्ट है। लेकिन स्कूप इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो कभी 16% होगा, कभी 12% हो जाएगा, कभी 11 हो जाएगा। तो पूछेंगे क्यों, कहते हैं जी हमारा जितना प्रॉफिट बनता हम उतना दे रहे, इसको क्या कहेंगे, स्कूप। इस पर भी आपको ये सहूलत मिलेगी, टैक्स क्रेडिट, ये भी उसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है जी, क्योंकि इस्लामिक इन्वेस्टमेंट को हम क्या करना चाहते हैं, इनकरेज। अच्छा बच्चों, रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट एक्वायरिंग अ टैक्स इन अ यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड।
अच्छा, ये यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, आप चाहें तो वैसे ही याद कर लें, बस यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड है, बस बात खत्म हो गई। लेकिन वैसे आपको बता देता हूं कि ये एक कंपनी के शेयर नहीं होता, ये क्या होती है, पूरी एक बास्केट होती है, ग्रुप ऑफ शेयर्स, ग्रुप ऑफ शेयर्स, उनका एक सर्टिफिकेट बना दिया जाता है, यानी कॉम्बिनेट कर लेती हैं एक खम ख्याल कंपनी, इससे रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक शेयर की कीमत बढ़ गई, दूसरे की बढ़ गई, एक की बढ़ गई, एक की कम हो गई, तो वापस में क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो समझाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये कोर्स का हिस्सा नहीं, ये कोर्स का हिस्सा नहीं, सीधी बात, सिर्फ समझाने के लिए कि an exchange traded fund ETF is a collective investment vehicle with shares that trade intraday on stock exchange। तो ये व्हीकल है जिसके अंदर कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है बच्चों, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, जॉइंट इन्वेस्टमेंट। फायदा क्या होता है, नुकसान कम से कम, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो ये भी इसमें भी इनकरेज किया जा रहा है। तो क्या होगा बच्चों, क्या कहते हैं कि इसके ऊपर भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेड। अब इसके ऊपर मजीद कोई सवाल नहीं करेगा, मेरी फील्ड नहीं इस चीज की, टैक्स की फील्ड है ना, तो बस ये डेफिनेशन थी, मैंने कोशिश की बताने की, आउट ऑफ कोर्स जाके बस काफी। अच्छा, तो फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। एक बंदा ऐसे ही बैठा बैठा सोचता है, कभी यूं हो रहा है, कभी यूं हो रहा है, कभी यूं हो रहा है, उस बंदे को घर पूछते तेरा क्या मसला है, कहता मुझे लगता है मैंने मर जाना है। ये क्या बात है, नहीं तो आपको नहीं पता, मुझे खारिश पड़ जाएगी, उससे मर जाऊंगा, मुझे मच्छर काट जाएगा, मर जाऊंगा। तो घर वाले कहते अच्छा यार तूने मर तो जाना ही है, तो ऐसा कर इंश्योरेंस करा ले। अगर तुझे पता लग गया है, रिश्ता आगे बता गया है कि जल्दी तेरा काम है, तो इंश्योरेंस करा ले, वो आगे बंदे को 4 पैसे मिल जाते हैं। तो वो क्या करता है, वो अपनी तनख्वाह में से, देखिए ड्राइविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी अपनी सैलरी में से पैसे कटा के क्या करा लेता है, इंश्योरेंस, ताकि जब वो फड़क जाए तो पिछलों को क्या मिल जाए, पैसे। हुकूमत इसका टैक्स क्रेडिट क्यों दे रही है, वो कह रही तुम इतने जिम्मेदार आदमी हो, अपना तो ख्याल है ही है, अपने बाद में भी तुम्हें कितना ख्याल है, तो लिहाजा ये जो तुमने नेकी का काम किया इस पर तुम्हें क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट। अब ये तो थी इसके पीछे लॉजिक थी। अब बात आगे निकालेंगे कैसे इसको, तो निकालने का तरीका क्या है, फार्मूला वही है, क्या, A/B मल्टीप्लाई बाय C। अब देख रहे हैं A/B क्या होता है, A क्या होता है, टैक्सेबल, टैक्स अमाउंट पेएबल, और ये क्या, टैक्सेबल इनकम। ठीक होगी बात, टैक्सेबल इनकम। तो ये हो गया तुम्हारा टैक्सेबल, टैक्स पेएबल, और ये टैक्सेबल इनकम। C क्या है, लोअर ऑफ, क्या लोअर ऑफ, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग शेयर, शेयर खरीदने की कॉस्ट, और क्या है, स्कूप, और क्या, कंट्रीब्यूशन जो है तुम्हारा, और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। और 2 मिलियन कहां से आ गया, लॉ में से। हमने तीनों को रख के यहां पे इकट्ठा खड़ा कर दिया। 90,000 की इन्वेस्टमेंट है, अभी पड़ गए हैं, कब की थी, 13 जुलाई 2020 को की थी। याद है आपको, डेट भूल जाते हो आप। अच्छा, अपनी बर्थडे याद है, और अपनी फियांसे की आया है नहीं, चले अल्लाह बेहतर करे। अच्छा बच्चों, अपनी अम्मी की, अपने अब्बू की, अच्छी बात। अच्छा बच्चों, तो लॉयर क्या है, 90, और 20% क्या आ गया, 3,76,000, और ये ला वाला 2 मिलियन। तो लॉयर लेना है, लॉयर कौन सा है, 90 को यहां से उठा के ले गए इधर, वो कहता है मैंने नहीं जाना, जबरदस्ती उठा के ले गए, चल चल चल, तो इधर चल, शाबाश, नहीं चल रहा, डंडे से आंक दिया, चलो आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, वो खुश हो गया, क्यों, एक और मिल गया टैक्स क्रेडिट, और ये तो जरा बड़ा मिल गया। नहीं बच्चों, वो दुआएं देने लगा, बशर तू जिए, तेरे बच्चे जिए, तेरे स्टूडेंट पास हो जाए, वगैरह वगैरह, बड़ी दुआएं दी उसने। अच्छा बच्चों, ये क्या हो गया जी, टैक्स क्रेडिट एक और आ गया। सांस में सांस आई कि नहीं आई, अभी चाय के केक के पैसे देने उसने, जहां वो लेके गया वो। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं इससे आगे। इसमें ना कुछ शर्तें लगा दी हुकूमत ने शर्तें ये लगाई कि अगर तुम नई कंपनी के शेयर खरीदो तो हम तुम्हें टैक्स क्रेडिट देंगे, लेकिन तुम उसे किससे पहले नहीं खरीद सकते, बेच सकते, 24 महीने से पहले तुम इसे
नहीं भेज सकते। अच्छा बात क्या होता है ना, फिर बंदा कहता है अच्छा यार सुबह उठ के ना दांत साफ कर लिया कर, तेरे मुंह से बदबू नहीं आएगी, कहता है ना अक्सर वालिदैन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यूं नहीं कहते, अगर तूने दांत साफ ना किए तो फिर तू देखी मत। बात एक ही है, लेकिन ये क्या है, तड़ी वाला स्टाइल। अच्छा देखिए यहाँ तड़ी वाला स्टाइल है, पता है क्या कह रहा है, कह रहा है द पर्सन हु हैज डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ 24 महीने ऑफ द डेट ऑफ द एक्विजिशन। अगर किसी ने एक्विजिशन के 24 महीने के अंदर डेट क्या कर दिया, बेच दिया, तो क्या होगा, द टैक्स फॉर द टैक्स ईयर इन विच शेयर वर डिस्पोज ऑफ, जिस साल में तुमने बेचे होंगे ना उस साल पता क्या होगा, इंक्रीज द टैक्स क्रेडिट अलाउंस, यानी जो अलाउंस था वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। अलाउ था तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल डाल दें समझाने के लिए, तो मसला तो नहीं है। क्या हाल है बच्चों, डाल दे, चलो डाल दीजिए। क्या कहता है, अगर तूने ऐसी कोई हरकत की तो फिर तुम्हें निपटना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, कंटिन्यूइंग फॉर प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले सवाल को जारी रखते हुए, मिस्टर यासीन हैज डिस्क्लोज टैक्सेबल इनकम ₹22 लाख फॉर द टैक्स ईयर 2021। जाहिर है पिछले साल की टैक्सेबल इनकम कितनी थी, 22 लाख की थी ना। एंड ही हैज इन्फॉर्म दैट ही हैज डिस्पोज ऑफ द शेयर्स परचेज्ड ऑन टैक्स ईयर, कब बेचे, 13/2/20 को खरीदे थे, बेचे कब, 1 साल के बाद। यासीन तुझे खुदा का खौफ ना आया, तुझे वालिदैन की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, तूने ये क्या किया। नहीं बच्चों, हम चौधरी लोग, हम भट्ट लोग, हम मलिक लोग, हम मुगल लोग, हम मियाँ लोग, तो तूने हमारी आत्मा रोल दी पकड़ के, वादा किया कि मैं 24 महीनों से पहले नहीं बेचूंगा, और तूने साल के अंदर अंदर जाके क्या कर दिया, भेज दिया। तुझे शर्म ना आई, ये क्या किया। वो कहता वो तो मुझे कई कामों में और भी नहीं आती, ये तो वो छोटा सा मसला नहीं बच्चों। अच्छा अब क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। क्यों, खरीदा था शेयर तुमने 13/7/20 को, तो 13/7/21 को तुझे क्या हुआ है, 1 साल, और 2 साल कब होने थे, 13/7/22 को, और तूने ये क्या कर दिया, यहां जाकर तूने खच मार दी, बेच दिया पकड़ के। अब तुझे क्या मिलेगी, सजा। क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो कहते अच्छा जी क्या होगी मेरी सजा, हम कहेंगे तेरी सजा ये बच्चे, तेरी इनकम है कितनी बच्चे, 22 लाख। तुझे पहले लगाते हैं टैक्स, क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं ना। 22 लाख को कितना लगेगा, ये वाली स्लैब लग जाएगी, ये वाली लगेगी, पुरानी वाली लगाएं जी। जरा क्या लगाना है जी, 70,000, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी प्लस 22 लाख माइनस 12 लाख माइनस 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, कितना बन गया बच्चों, 2,20,000 बन गया यासीन तेरी आमदनी। ठीक है, तो वो कहेगा ये टैक्स जमा करा दो, नहीं 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 नहीं, ये टैक्स नहीं तो जमा कराएगा, अभी तुझे सजा मिलने वाली है, सीधा खड़ा रहे। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें टैक्स क्रेडिट डिसअलाउंस पे करना पड़ेगा। टैक्स क्रेडिट डिसअलाउंस क्या कहलाएगा, टैक्स क्रेडिट कितना डिसअलाउंस, ये इसमें लिखा हुआ है, कितना मिला था अलाउंस, 8,224। चल बंदे का पुत्र बन जा, और ये भी जमा कर इसके अंदर, और बन गया तेरा कितना, शाबाश, 2,28,234। और सीधा जा कलमा चौक से बस पकड़ और निकल जा।
जाके टैक्स जमा कराया, तो ये बच्चों क्या आ गया इसका, टैक्स पेबल। ये मिल गई इसको क्या, सजा। ठीक है बच्चों, क्या मिल गई, सजा मिल गई। क्या सजा मिली है, जो वो जो टैक्स बचा था। बच्चे आप तक जब कॉपी पेंसिल नहीं रखेंगे तब तक आपका ये हाल है। Put a copy pencil in front of you. Keep down, note down the points. If you note down the points, then you keep them remember easily. Otherwise, यादें आएंगी पुरानी और इंसान रहेगा ख्वाबों। अब आप लोगों के लिए मार्केटिंग हो रही है। अच्छा बच्चों, तो अब बात ये हुई, निकालना आ गया आपको, डन हो गई बात, ये मिल गई सजा। लेकिन मैं तो सवाल पे था ही नहीं, ये तो सवाल बाई दी वे आ गया था समझाने के लिए। वापिस चलो अपने सवाल पे, कौन से वाला, यासीन ने कोई नहीं बेचे, यासीन ने कुछ नहीं बेचा, यासीन अभी वैसे ही है, बस गलती होगी हमारे से ऐसे, तो अपनी जगह। अच्छा बच्चों, टैक्स क्रेडिट, अब ये तो ये हिस्सा तो क्लियर हो गया ना कि 24 महीनों से पहले बेच दिया तो क्या सजा मिलेगी, सजा पता लगी। हाँ, अब देखिए कहता है कि टैक्स क्रेडिट हैज बीन अलाउड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बेस पे लिया ना तो फिर क्या करना होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर विद इन द टैक्स ईयर। तुमने क्रेडिट ले लिया और फिर सरेंडर करके उसमें पैसे निकलवा के भाग गए तो हमें पता लग जाएगा तुमने शरारत की है। पहले इंश्योरेंस करवाई जानबूझ के, उसका टैक्स क्रेडिट लिया और उसके बाद चुप करके उसमें से पैसे निकलवाए और वॉकआउट करके बाहर। ना ये नहीं करने देंगे। अच्छा ऐसा हुआ तो सजा जरा मुख्तलिफ है। देखिए, इट एक्विजिशन ऑफ द टैक्स अलाउड शेल बी डीम्ड टू हैव बीन रोंगली अलाउड। माना ही जाएगा कि तुम्हें जो टैक्स क्रेडिट दिया गया था गलती से दे दिया गया था, रोंगली अलाउ किया गया था। कमिश्नर क्या करे, रिकम्प्यूट द टैक्स पेएबल बाय द टैक्स पेयर। यानी उसमें तो ये हुआ था ना, जब जुर्म किया तो अगली स्टेटमेंट में सजा मिली आपको, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहली वाली दोबारा जाओ, उसी के अंदर चेंज करो, दोबारा सबमिट करो। ठीक है, फर्क है दोनों में। पहले वाली सजा क्या है कि देखिए उसने कहा है कि जिस साल में तुम शरारत करोगे, ये देखो टैक्स ईयर इन विच शेयर्स वर, उस साल। और इसमें क्या है, रिकम्प्यूट द टैक्स पेएबल बाय द टैक्स पेयर फॉर द रेलेवेंट ईयर, उसी साल में वापस आए। क्लियर? तो समझ लीजिए इसमें तो बड़ा आसान हो गया। ये सी स्टेटमेंट को दोबारा निकाला जाएगा और इसके अंदर से ये काट दिया जाएगा। ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं ना मुझे बताया बनाने की। क्या होगा, अगर ये इंश्योरेंस के पैसे होते, शेयर्स के ना होते और आप वो इंश्योरेंस विथड्रॉ कर लेते, सरेंडर कर लेते, तो क्या करता, शाबाश, उसी स्टेटमेंट को दोबारा निकालता और निकाल के क्या करता, काट के चलो जाओ दोबारा जमा करो, जितने पैसे रह गए वो वापस, पहले जमा हुआ ठीक है, जो ये तो वो वापस जमा करा के आओ। यानी 8,234 में दोबारा जमा हो। क्लियर जी? अब ये मामला मेरा ख्याल है क्लियर हो गया है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर किताब में इंक्लूडिंग आई कैप हर किसी ने पता क्या किया है, बीच में एक नया सेक्शन डाल दिया 62A। ये पिछले सेशन में डाला था। अब दिल नहीं चाहता कि 63 पे डायरेक्ट जाऊं, दिल चाहता है कि यार 62 पढ़ा रहा हूं, 62 एक दफा पढ़ा के निकल जाता हूं, क्या हो गया यार, थोड़ा सफर कर लो। एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही है ना, डाल देंगे उस सवाल में, कौन से वाले में, यासीन वाले, उससे पहले पढ़ लो, क्या हो गया। अब हुआ ये कि बच्चों एक इंश्योरेंस अभी आपने देखी जो साथ मिलाई हुई थी 62 में, इन्हें चाहिए जब 62A बनाया तो वो उसको बिठा के इसमें डाल देते। अब हुआ ये कि एक बंदा कह रहा था मैंने मर जाना है, तो उन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस करा दी। एक बंदा कहता है मैंने मरना नहीं, ये मेरा प्रोग्राम, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा हार्ट का वेन तंग होने वाला है, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे दाएं अंगूठे के, जैसे दाएं पैर के बाएं अंगूठे में दर्द होने वाली है, इन्फेक्शन होने वाला, और मैं तुम्हें बता दूं कि मलेरिया होने वाला। ऐसी सूरत में क्या करेंगे, तो कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ क्या करा, वो तो अपनी जगह हेल्थ इंश्योरेंस करा। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, अगर कोई तुम्हें बीमारी आई तो उसके पैसे कौन देगा, इंश्योरेंस देगी।
तो कहता है ए रेजिडेंट पर्सन अदर देन द कंपनी शैल बी इंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट फॉर द टैक्स ईयर। अच्छा, अब बात ये आ गई, ये लॉ डिफरेंट नहीं हो गया? उस लॉ में क्या लिखा हुआ था? एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड, हर बंदा इंटाइटल्ड, चाहे वो फॉरनर है। लेकिन इस लॉ में क्या लिखा है? सिर्फ रेजिडेंट, जिसको यहां रहते हुए 183 दिन, 83 दिन थे ना, 183, हाँ यार वही 183 होता है। अच्छा, तो 183 डेज अगर हो गए हैं, ठीक है जी, तो वो बंदा रेजिडेंट है, उसको ये मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। मतलब गोरा आ जाए तो आई हैव आल्सो टेकन द हेल्थ इंश्योरेंस, डू यू गिव मी क्रेडिट? तो कहनी कुटा खाओ। बट कुटा मीन्स यू आर नॉट रेजिडेंट, सो यू आर नॉट अलाउड, ये मतलब। अच्छा, सो यूसी क्या है कि अदर देन द कंपनी। अच्छा, अदर देन द कंपनी क्यों कहा? भाई जाहिर बात है, बंदा भी बीमार होता है, कंपनी थोड़ी बीमार होती है। नेस्ले की बिल्डिंग को टूटियां लगा के देखो बुखार हुआ, कभी देखा आपने? ऐसा तो नहीं होता। इसलिए उसे क्लियर कर दिया कि तुम समझो कंपनी नहीं है इसमें। बी इंटाइटल्ड फॉर टैक्स क्रेडिट फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस ने दिया हो वो तो अलग है ना, हेल्थ इंश्योरेंस दिया हो सेहत का। अच्छा, पेड ऑन एनी इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्या मतलब? स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्या मतलब? ये एक ब्यूरो है ना, वहां से रजिस्टर्ड हो। ये थोड़ी क्या है, नहीं आप सुबह जाएंगे आबिद इंश्योरेंस कंपनी से मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया। वो कौन सा आबिद? वो जी वो जो बुरे वाला में रहता, चक नंबर 36 में। ये कौन सी? नहीं, कहां रजिस्टर्ड हो? हाँ, फिर तो क्रेडिट क्या मिलेगा जी? ए ओवर बी इंटू सी, फार्मूला वही रहेगा तकरीबन। ए क्या है? शाबाश। और बी क्या है? सी क्या है? लोअर ऑफ। वो प्रीमियम जो तुमने पे किया 5% हो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम और 1.5 लाख। ठीक होगी बात? बस ये फर्क है, बाकी सारा वही रहेगा, याद रहेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस हुई तो क्या होगा? लाइफ इंश्योरेंस हुई तो फिर होगा, यहां तुमने प्रीमियम दिया, या तुमने 20% आमदनी का दिया, या फिर 2 मिलियन। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस हुई तो प्रीमियम पे 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 1.5 लाख। ये याद करने पड़ेंगे आप, तो इनका एक टेबल बना देना, क्योंकि सी याद करने ए और बी तो याद रहेंगे हमें। क्या ख्याल है? अच्छा बच्चों, अब ये आ गया जी 63। अब वापस चलते हैं यासीन वाले सवाल। अच्छा, यासीन वाले सवाल में चलते हैं। ये कौन सा जी? अप्रूव्ड पेंशन फंड। कौन सा जी? अप्रूव्ड पेंशन फंड। अच्छा, अप्रूव्ड पेंशन फंड को ये बाद में पढ़ लेते हैं। पहले ऐसा ना करें कि इसको अप्रूव्ड पेंशन फंड को निकाल के यार वो सवाल कब का रुका हुआ है, यासीन भी बैठा हुआ, उस बेचारे को तो फारिग करें। अच्छा बच्चों, नहीं देखें बीच में आपने एक दिन टेस्ट ले लिया, उससे पहले वो बैठा हुआ मेरा सैटरडे का, संडे की छुट्टी भी बीच में आई है, तो वो तो बेचारा सूख गया होगा। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर क्या करें जी? ए और बी इंटू सी। ए सब बच्चे जानते हैं क्या है, कितनी है? भूल तो नहीं गई, 1,72,000 और 18,80,000। ये क्या है? टैक्सेबल इनकम। और सी होता है लोअर ऑफ। किसका लोअर ऑफ? जो तुमने प्रीमियम पे किया। प्रीमियम वहां से देख के आते हैं यार, 1 मिनट के लिए। प्रीमियम अब बड़ा अरसा होगा मुझे देखे हुए भी। तो प्रीमियम है, यासीन किधर चला गया? मैं यहां हूं। कहां पे हो? पहली स्लाइड पे, ये देखो यासीन। यासीन अच्छा बच्चों, कितना जी? 70। ये रहा, ये है ना। चलो, तो एक हो गया बच्चों 70,000। दूसरा क्या है? 20% तो वैसे ही है। और 41 साल के बाद कितना हो जाएगा? शाबाश, 2% बढ़ता जाएगा। यासीन तो भी जवान आदमी है,
हर 2 साल पे कितना बढ़ता जाएगा? हर 2 साल कितना बढ़ता जाएगा? 2%। लेकिन हम मान लेते हैं कि यासीन की उम्र 32 साल है, लिखी तो कोई नहीं हुई, लेकिन लिख देते हैं। चलेंगे, यासीन की शादी नहीं हुई, उम्र 32 साल है, सीए करते करते लेट हो गया था, अभी रिश्ते की बात चल रही है, 1-2 साल में शादी हो जाएगी। अच्छा बच्चों, तो अब क्या होगा बच्चों? 20% ऑफ व्हाट? कितनी आमदनी? 18,80,000। कितना बनेगा 20% बच्चों? शाबाश। तो लगाओ जरा 24 इसके अंदर ऐड करो, ये तो बन जाएगा 44%। और एक वक्त आएगा कि ये 100 से टप जाएगा, इसलिए उसने क्या कर दिया, एक लिमिट भी लगा दी कि तुम 1 साल के कितने ऐड करोगे? 2%। लेकिन याद रखना 30 से ऊपर नहीं जाना, यानी 5 साल तक बेनिफिट होगा। 45 के बाद आप यासीन से कहेंगे यार तू तो चक्की टाल दिया, हर साल तो 1 साल बढ़ा हो जाना तो, और साल 2% दिन देना बंदा, तू तो शुगर लाया कैलेंडर लाया ना तो 2% ले जा रहे, ज्यादा सी 30 के दिन जान नहीं देना, खुदा का खौफ करो। पे हमने टैक्स भी इकट्ठा करना है, सारी उम्र शुगर नहीं करना। अब इसमें मिनिमम कौन सा बनेगा जी? शाबाश। तो 70,000 सीधा डाल दे जाके? नहीं नहीं नहीं, पहले 70 यहां पे खींच के लाना पड़ेगा, फिर इसको निकालना पड़ेगा अमाउंट को। तो निकाले जल्दी से, कितनी बन गई? 6377। लो, एक क्रेडिट और मिल गया। कितना मिल गया? 63। कितना मिल गया बच्चों? 63 77। यासीन किधर है तू? सर ये बैठा हूं। 63 77, ये लो, मुझे यही लग रहा है। ये सारे पैसे माइनस करो इसमें से। यासीन तेरी मौज हो गई, ये ले अब जाके टैक्स जमा करा गया, टैक्सेबल इनकम। हाँ नहीं, टैक्स लाइबिलिटी। हाँ यार, ये मैं जानबूझ के कह रहा था, एक्चुअली तो टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं, एक्चुअली लिखना है टैक्स पेबल। ये अब याद है जी? 1578 15, यानी कि यार ज्यादा नहीं हो गया? 152815। ये बच्चों इसको पे करना। अब बताएं हुआ फायदा कि नहीं हुआ? कितना टैक्स बच गया उसका? ठीक ठाक बच गया। क्यों बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। कि क्या सवाल आज पूरा हो गया? ऐसा ना हो कि इसको एक दिन और लग जाए। ये ठीक है, ये हो गई सारी टैक्स क्रेडिट। लेकिन एक काम रह गया, आपने टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट किया था, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा अभी। ईमानदारी होनी चाहिए। चले वापस पढ़ के आए, शाबाश। कौन सा था? 63, छोटा सा है बिल्कुल, है ना? अच्छा, क्या लिखता है? कहता है एन एलिजिबल पर्सन अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी शैल बी अलाउड। एक बंदा बेचारा जो सैलरी अर्न कर रहा है, और बिजनेस शैल बी अलाउड। ये क्या कर दिया आपने? बंदे को भी सेहत की जरूरत पड़ सकती है, कंपनी को भी पड़ सकती है। यस, पड़ सकती है। कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर होते हैं। तो लिहाजा वो कहता है एन एलिजिबल पर्सन अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी आर बिजनेस शेल बी अलाउड टैक्स क्रेडिट फॉर प्रीमियम। के उसने अपने डायरेक्टर और एम्प्लॉइज का ये इंश्योरेंस कराया हुआ है, और ये इंश्योरेंस में जो पैसे जा रहे हैं वो टैक्स में किधर चले जाएंगे? क्रेडिट्स में आ जाएंगे। डन हो गई बात? अच्छा जी, या किसी बंदे ने एन अप्रूव पेंशन फंड अंडर द वॉलंटरी पेंशन सिस्टम। ऐसा भी तो हो जाता है ना, बाज लोग जाते जाते सरजी मेड से या फलानी जगह से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जुबली इंश्योरेंस से अपने लिए करवा लेते। कहते यार मेरा दिल का कमजोर हूं, लग ये रहा है कि किसी वक्त मुझे दिल का हल्का हो सकता है, या हो सकता है मेरा दिल ही को छीन ले। नहीं सॉरी, अच्छा जो भी। अच्छा, एलिजिबल पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी हु होल्ड द एनटीएन नंबर, यानी वो टैक्स वैक्स देता लेता हो, और अगर ओवरसीज हो तो क्या हो? CNIC बाहर से बेशक लिया हो, और उसे नादरा ने CNIC दिया हो। ये नादरा वो नहीं जो हीरोइन थी, ये नादरा कौन सी वाली है?
नेशनल डेटाबेस है हमारी। हाँ अच्छा, अप्रूव्ड पेंशन फंड मींस पेंशन अप्रूव्ड बाय, ये तो रूल पहले भी था कि एससीसीपी से अप्रूव्ड हो। अच्छा बच्चों, ये आ गया जी लॉयर, इसके अंदर कोई कंसिडरेशन है? हाँ इसमें भी एक कंसिडरेशन है, सजा मिल सकती है इसमें भी। ये देखिए मैंने सजा के लिए पुलिस वाला बुलाया हुआ, पर ये यासीन है, शरीफ आदमी नहीं बच्चों, देखा आपने यासीन, आखिरकार यासीन को आपने देख लिया। अच्छा बच्चों, द ट्रांसफर बाय द मेंबर ऑफ ओल्ड स्कीम ऑफ थर्ड ओल्ड बैलेंस ऑफ द सॉरी ओल्ड स्कीम ऑफ देयर ओल्ड बैलेंस टू द न्यू इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर टैक्स क्रेडिट। क्या मतलब? बाद लोग बड़ी शरारती, जब ये ला आया ना उन्होंने पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई थी, तो यार ये तो हमें स्कीम ही नहीं मिल रही। पता है क्या करते हैं, अपनी ओल्ड स्कीम से पैसे निकालते हैं, अकाउंट ही होता है ना, इस अकाउंट से निकाल के इसमें डाल देते हैं न्यू में, फिर इससे टैक्स क्रेडिट ले लिया, फिर इधर से निकालेंगे, फिर नहीं करा लेंगे। समझ बात की? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अगर तुम पुरानी स्कीम रिटायर करके नई में पैसे डालोगे ना फिर तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। तो यहाँ पे बंद कर दें आज का लेक्चर। समझ आई बात की यार? क्या समझ आई है?